हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी नदियों और उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जियोग्राफी के हिसाब से भी ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है, नदी तंत्र वाला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अफवाह तंत्र की बात करें, यानी नदी तंत्र जिसके अंतर्गत आता है। ये मुख्य रूप से आपका धरातलीय संरचना, भूमि के ढाल, चट्टानों के स्वभाव, जल की प्राप्ति, इन सभी पर निर्भर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसमें देखिए उत्तर पश्चिमी का जो उत्तर प्रदेश है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो इधर आपका पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ये ऊंचा है, और इधर जैसे हम लोग बढ़ेंगे यानी कि पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर से हल्का नीचे आते जाएंगे और पूरब की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ढाल इधर की तरफ है। तो अधिकांश हिमालय पर्वत पर क्योंकि पर्याप्त जल स्रोत है और अधिकांश नदियां आपका क्या होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं और पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो ये आपका यहाँ पर नदी तंत्र जो यूपी में है इसी तरह का है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर प्रवाह यहाँ पर तंत्र पाया जाता है, यानी मैदानी भाग में तो ये सीधे सीधे चलती हैं और हल्का ये क्या होता है आपका पूरब की तरफ जाती हैं और दक्षिण की तरफ झुकाव इनका रहता है। इसके अलावा कुछ नदियां आप यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण की तरफ से निकल कर आ रही हैं और वो भी आपका पूर्वोत्तर की तरफ जा रही हैं, पूरब की तरफ। तो वो उधर की ढाल अलग है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जितनी भी नदियाँ उत्तर प्रदेश की हैं वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश में नदियाँ हैं वो 3 भागों में यहाँ पर हम विभाजित इसको कर सकते हैं। पहली है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, गंडक, सरयू और राप्ती, ये नदियाँ आती हैं। इसके अलावा जो मैदानी भाग से निकलती हैं, यानी कि जो पहाड़ों और पर्वतों से नहीं निकलती हैं, कहीं झील वगैरह मैदानी भागों से निकलती है, उसमें मुख्य रूप से आपका गोमती हो गया, वरुणा हो गया, सई हो गया, पांडो, ईसन, ये सब नदियां आती हैं। इसके अलावा दक्षिण के पठार में जो स्थित है आपका दक्षिण पठार, क्योंकि जियोग्राफी आपने यूपी की पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ऊपर आपका हिमालय होता है, नीचे आपका बीच में आपका पूरा मैदानी भाग है, और दक्षिण की बात करें तो इधर आपका पठारी एरिया लग जाता है। तो पठारी एरिया जो लगता है वो एमपी से सटा हुआ है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो बिंद श्रेणी के अंतर्गत नदियाँ निकलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार, ये सब नदियाँ आती हैं। तो इन सभी नदियों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अधिकांश नदियाँ जो हैं इसमें गंगा और यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ये सब अधिकतर नदियाँ क्या है, गंगा या तो गंगा की सहायक है या यमुना की सहायक है। इसके अलावा यमुना खुद यहाँ पर गंगा की सहायक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अधिकतर नदियाँ, यानी कि पूरी की पूरी, 1-2 को छोड़ दी जाए तो सभी की सभी नदियाँ लगभग यहाँ पर पूरी की पूरी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक नदी को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी आप सभी को पता होगा, इसको विस्तृत रूप से आप इंडियन जियोग्राफी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं जो यूपी के अंतर्गत आती हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी को सभी लोग जानते हैं, आपका कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा इसका मैप में देख लेते हैं, फिर आपको बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गंगा नदी की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये जो है भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों से मिलकर बनती है। और जब ये यहाँ पर आती है आपकी देव प्रयाग के आगे इसका नाम क्या हो जाता है, आपका गंगा नदी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 प्रयाग आपके होते हैं, जो आपका विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। तो ये सब चीज़ें आप इंडियन ज्योग्राफी में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर जो अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियाँ आकर मिलती हैं वो आपका प्रयाग बनाते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ मिलकर आपकी गंगा नदी का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पर मैदानी भाग में, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो बताया जाता है वो यहाँ पर देखिए गंगोत्री बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये होकर बहती है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलने से होता है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गोमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी का निकास जो माना जाता है वो गंगोत्री ग्लेशियर ही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा ही गंगा नदी कहलाती है, यानी जहां पर दोनों नदियां ये मिल जाती हैं वहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में, 5 यहाँ पर स्टेटों से जाती है, जिसमें सबसे कम लंबाई यहाँ पर झारखंड की है। इसके अलावा गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में आती है, यानी कि पर्वत, अभी तक तो गंगा नदी आपकी पर्वतों से होकर आ रही थी, जैसे ही ये हरिद्वार में जाती है यहाँ से आपका मैदानी इलाका स्टार्ट हो जाता है। तो हरिद्वार यहाँ पर
प्रमुख तीर्थ स्थान है ये। तो यहाँ पर पहली बार आपका गंगा मैदानी भागों में आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए शिवलिक श्रेणी काट कर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार से बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यहीं से आपकी गंगा उत्तर प्रदेश में आ जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, यानी यूपी के 28 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी आपकी बहती है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर जिले देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जिले यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर अधिकतर देखिए उन्नाव हो गया, कानपुर हो गया, ये सब यहाँ पर जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो गंगा नदी के अधिकतर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रयागराज वगैरह आपका मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, ये तो आप सभी को पता होगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यानी गंगा नदी को एक प्रकार से यहाँ पर क्या जलमार्ग मतलब रास्ता बना लिया गया है, रोड नदी का रास्ता, तो वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में किससे जाना जाता है, हल्दिया से प्रयागराज। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाव के द्वारा वहाँ पर आपका रास्ता मतलब नदी में रास्ता बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि गंगा नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी आपकी जैसे ऊपर से यहाँ पर ऐसे जाती है, ये आपका उत्तर और पश्चिम वाला एरिया हो गया, और ये नीचे पूरब और दक्षिण वाला एरिया हो गया। तो ऊपर से जब ये नीचे जाती है तो इसमें देखिए यूपी में जब होती है या पूरे इंडिया में होती है तो इसमें कई नदी आकर मिलती हैं, तो उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि यूपी की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है गंगा में, ये आपकी गंगा नदी हो गई यहाँ से। तो गंगा में ये यूपी में चली गई है। यूपी में हम लोग देखते हैं तो यूपी में यहाँ पर सबसे पहले रामगंगा नदी आकर मिलती है यहाँ से। तो ये हम अभी डिटेल में देखेंगे इसको, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। और क्योंकि ये हम लोग बाएं तट की नदियां देख रहे हैं, तो बाएं जब इधर की तरफ प्रवाह है तो इधर की तरफ आप मूव करेंगे तो बायां आपका इधर होगा, यानी उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ आपका दायां होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली नदी जो गंगा में मिलती है वो आपकी रामगंगा नदी है। ये देखिए गंगा की बात की जा रही है, इससे पहले क्योंकि आपका गंगा दो संयुक्त धाराओं से मिलकर बनी है, तो वहाँ से जब गंगा यहाँ नाम इसका हो जाता है तो उसके बाद जब चलती है, उसके बाद सबसे पहली नदी जो आपकी मिलती है वो रामगंगा नदी ही है, और वो यूपी में ही मिलती है आपकी। उसके बाद गोमती नदी आपकी मिलती है। गोमती के बाद फिर यहाँ पर आपकी घाघरा नदी आती है। घाघरा नदी देखिए यूपी में बहती है, क्योंकि घाघरा को क्या सरयू के नाम से जाना जाता है यूपी में, लेकिन ये जो गंगा में मिलती है जाकर, ये आपका बिहार के छपरा में जाकर मिलती है। उसके बाद गंडक नदी आपकी आती है, और उसके बाद कोसी नदी जो कि बिहार में मिलती है। महानदी जो कि सब यहाँ पर महानंदा नदी है, तो जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पर आपकी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो दाएं यहाँ पर देखिए दाएं तट से आकर मिलती है जो नदी है, उसमें यमुना मुख्य रूप से, यमुना ऐसे आती है, इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर टोंस नदी है, टोंस नदी मिलती है इधर से। सोन नदी जो कि आपकी पटना में मिलती है यहाँ पर पहाड़ों से निकलकर। तो ये आपकी यहाँ पर मुख्य रूप से जानना है कि कौन बाएं तट से मिलती है, कौन दाएं तट से मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर हरदोई के पास सर्वप्रथम रामगंगा नदी इसके बाएं तट से मिलती है। इसके बाद बाएं तट से ही गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है, फिर घाघरा या सरयू नदी छपरा में इससे आकर मिल जाती है। अधिकतर पूरा जो घाघरा नदी है वो यूपी से ही बहती है, लेकिन जो मिलती है जाकर गंगा में वो बिहार में छपरा के पास मिलती है। गंगा में मिलने वाली अंतिम भारतीय नदी अलकनंदा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दाईं तट से मिलने वाली नदियों में यमुना जो कि गंगा में इटावा से मिलती है, और टोंस गंगा में सिरसा के पास मिलती है। यहाँ पर देखिए अलकनंदा नहीं है, यहाँ पर महानंदा आपका होगा। गंगा में अंतिम रूप से जो नदी मिलती है वो आपकी यहाँ पर महानंदा है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, महानंदा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दाईं तट से मिलने वाली नदियों में यमुना जो कि गंगा में इटावा के पास मिलती है। इटावा कहाँ, यूपी में आता है, ये गंगा में, अभी इसको हम लोग देखेंगे। और टोंस गंगा में सिरसा के पास मिलती है। थोड़ा इटावा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सिरसा मिलेगा। उसके बाद सोन नदी पटना मिलती है, क्योंकि सोन नदी देखिए ये भी यूपी से ही होकर बहती है, लेकिन ये जो मिलती है जाकर गंगा में, ये पटना में जाकर मिलती है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पर मैप में जब देखेंगे तो बिजनौर से यहाँ पर आपकी गंगा नदी मिल जाती है ऊपर, सहारनपुर ऊपर ही आपका है सबसे, और यहाँ पर फिर आपका उसके बाद बिजनौर है, तो बिजनौर से गंगा नदी आ जाती है, और सहारनपुर से आपका यहाँ पर यमुना नदी आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये आपकी गंगा नदी जाती है यहाँ से आती है, और यहाँ पर रामगंगा आपकी नदी मिली, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, ये सब कोसियाँ और नदियाँ भी हैं, लेकिन हम लोगों को यूपी के अंतर्गत ही नदियों को पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर यमुना नदी जो आपकी है, यमुना नदी इधर से आती है, तो यमुना नदी में देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, और ये टोंस जो गंगा में मिलती है यहाँ पर, ये सोन जो गंगा में मिलती है। तो ये नदियाँ आपकी हैं जो यूपी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यमुना नदी की अब बात करते हैं। यहाँ पर
यह गंगा नदी की क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो कि उत्तरकाशी के गर्म स्रोत के 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मैदान में आने से पूर्व इसमें गिरी तथा आसन नदियां मिलती हैं। इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। इसमें दाहिनी ओर से इटावा से 40 किलोमीटर दूर और अयोध्या से मुरादगंज पंचनदा के पास चंबल नदी इसमें सबसे पहले मिलती है, यमुना में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर हमीरपुर के पास बेतवा नदी इसमें मिल जाती है, यानी यमुना जो आपकी है, चंबल इधर से मिल गई, फिर बेतवा मिलती है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्रम ही पूछता है, या ये पूछ देगा कौन सी नदी इसमें नहीं मिलती है या मिलती है। यही क्वेश्चन आपके बनेंगे यूपी जीके के अंतर्गत। इसके अलावा उद्गम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूपी के अंतर्गत यहाँ पर अधिकतर नदियों का उद्गम नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपके यूपी में तो नहीं बनेगा। लेकिन नदियों के कौन सी नदी बहती है, कौन से दाएं तट से, कौन से बाएं तट से, ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कौन सी नदी यूपी की है, तो ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर जालौन, यहाँ पर बेतवा, यहाँ पर देखिए हमीरपुर के पास बेतवा मिल गई। इसके अलावा जालौन के जाम, यहाँ पर जगमनपुर के पास निकट सिंध नदी मिल गई। अब देखिए तीसरी आपकी नदी सिंध मिल गई। उसके बाद बांदा के पिलौनी व भोजहा के निकट इसमें केन नदी मिल गई, नदी मिल गई, तथा बाईं ओर से नोएडा के पास हिंडर नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल देखिए कितनी नदियाँ आपके यमुना नदी में मिल जाती हैं। सबसे पहले चंबल, बेतवा, फिर सिंध, फिर केन और फिर यहाँ पर हिंडन, यानी टोटल देखा जाए 5 नदियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से यूपी में जो है मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर चंबल मिलती है, फिर इसके बाद आपकी बेतवा मिलती है, इसका क्रम ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी सिंध नदी मिलती है, उसके बाद आपकी केन नदी मिलती है, फिर यहाँ पर हिंडन नदी मिल गई। तो ये नदी आपकी यमुना मिलती है, और यमुना फाइनल आपका कहाँ पर, प्रयागराज में आपका गंगा नदी में मिल जाती है, यही यमुना। इसके ऊपर यहाँ पर गंगा बहती है, तो प्रयागराज में यहाँ पर आपका कौन मिल जाती है, यहाँ पर यमुना मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। यमुना नदी के किनारे, जो तट के किनारे स्थित शहर हैं। इसके अलावा बांदा, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब देखिए रामगंगा नदी वही नदी है जो गंगा में पहली मिलती है, यहाँ पर इधर से बाएं तट से। हमने गंगा को देख लिया, पढ़ लिया कैसे उसका प्रवाह है, यमुना को देख लिया। अब इनसे सहायक नदियाँ जो हैं वो देखते हैं। पहले गंगा नदी की सहायक नदी यहाँ पे देखते हैं। तो रामगंगा पहली नदी है। उद्गम की बात करें तो यहाँ पर देखिए पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत, यानी कि ये उत्तराखंड से इसका उद्गम है, निकलती है। कालागढ़ किले के पौड़ी जिले में निकट मैदानी भागों में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। इसके अलावा यह नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, कन्नौज के निकट। मैप में आप देखेंगे तो गंगा जा रही है, तो सबसे पहले नदी जो रामगंगा मिल रही है वो कन्नौज के निकट यहाँ पर गंगा में मिल जा रही है। इसके अलावा मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से गुजरती हुई ये जाती है। इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गोमती नदी की अब बात करते हैं। तो सभी को यहाँ पर एक चीज़ पता होगी, जो लखनऊ शहर आपका है, लखनऊ यानी कि यूपी की राजधानी, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गोमती एक स्थलीय नदी है। ये स्थलीय नदी है, अब यानी कि ये इसका जो उद्गम है वो ना तो कहीं पहाड़ों से होता है, ना ही कहीं पर्वतों से होता है, ना ये दक्षिण के पठार से निकलती है, ना ही हिमालय पर्वत से कहीं से निकलती है। तो ये मैदानी नदी है, यानी स्थलीय नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत के दलदली क्षेत्र के फुलहर झील से होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और पता चली होगी आपको कि फुलहर झील कहाँ स्थित है, पीलीभीत में, वहीं से ये नदी निकलती है। और पीलीभीत से ये शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये शहर याद रखिएगा क्योंकि गोमती नदी से क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। सीतापुर हो गया, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये शहर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर भी आपका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन जिलों से बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। यानी गोमती नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर के निकट, यानी गाजीपुर में मिल जाती है गंगा में। इसके सहायक नदियों में सई प्रमुख है। अब गोमती की एक ही यहाँ पर आपकी मुख्य रूप से सहायक नदी है सई नदी। सई नदी आप देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से इसकी लंबाई जो गोमती नदी की है 940 किलोमीटर है। काली या शारदा नदी, देखिए काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये शारदा नदी देखिए क्या कैसे मिलती है, तो यहाँ पर देखिए काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है। यहाँ पे देखिए जो ये शारदा नदी है, ये देखिए पहले यहाँ पर निकलती है, जहाँ ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, तो ये निकली, ये आपकी शारदा हो गई, ये शारदा नदी आ गई। और यहाँ से ही एक आपकी जो घाघरा नदी निकलती है उसी में मिल जाती है शारदा।
और आगे ये जो घाघरा नदी चल रही है, घाघरा नदी के नाम से ही ये नदी जो आगे बहती है यूपी में बहती है। यानी कि शारदा या काली नदी की बात करें तो वो घाघरा में मुख्य रूप से मिलती है। और घाघरा नदी को यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टनकपुर के बाद इससे शारदा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव के निकट ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम ये पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, यानी यूपी के पीलीभीत जिले में सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है। सीतापुर के बासरा या बरहाम घाट के निकट पहुंचकर ये घाघरा या करनाली, घाघरा को करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है और सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है अयोध्या में। तो ये घाघरा नदी में मिल जाती है। यानी मुख्य रूप से काली या शारदा नदी की बात करें तो ये गंगा में नहीं जाकर मिलती है, ये पहले घाघरा में मिल जाती है और घाघरा फिर जाकर आपकी गंगा में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए घाघरा या करनाली या करनाली नदी या सरयू नदी इसको कहा जाता है। तो इसका उद्गम देख लीजिएगा यहाँ पर। तो इसका उद्गम देखिए तिब्बत के पठार पर स्थित पामचा चुंगो हिमनद से है। तो ये आपके तिब्बत के पठार से निकलती है। अब देखिए जो कि ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। यानी कि जब ये पर्वतीय प्रदेश में बह रही होती है, यानी तिब्बत में जब बह रही होती है तो इसको करनाली नाम से जाना जाता है। और जब ये यूपी यानी मैदानी भाग में आती है तो इसको घाघरा नाम से जाना जाता है। और ये लगभग यूपी के कई जिलों में घाघरा नाम इसको दिया जाता है, लेकिन जो आपका अयोध्या है उसमें सरयू इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा बिहार में जब ये बहती है तो वहाँ भी ये घाघरा ही कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली, मैदानी भाग में घाघरा। मैदानी भागों में यह नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी पश्चिमी शाखा करनाली और पूर्वी शाखा सीखा कहते हैं। आगे चलकर पुनः एक हो जाती है। शीशपानी नामक स्थान पर 180 मीटर चौड़ा और 600 मीटर गहरा गड्ढा बनाती है। ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। यानी ये दो जिलों के बीच में बह जाती है, यानी कि दो जिलों लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसके अलावा सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिलती है। वही आपकी काली नदी आपकी थी, कौन सी काली नदी? ये शारदा नदी, यह इसमें आकर मिल जाती है। कहाँ पर? ये आपका यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो इसमें काली सीतापुर में बासरा के पास मिलती है। आगे चलकर अयोध्या में यही आपकी घाघरा नदी सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया बहराइच के पास इसमें राप्ती नदी मिलती है। अब यहाँ पर एक नदी इसमें और आकर मिल गई। देखिए ये आपकी इधर से गई, इसमें ये आके शारदा नदी मिल गई। ये घाघरा नदी है आपकी जो कि तिब्बत के पठार से निकली है, ये बह रही है। और इसमें इधर से राप्ती नदी भी आकर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो घाघरा में कितनी नदियाँ मिल गई? मेन जो नदी है एक आपकी शारदा हो गई और दूसरी राप्ती हो गई। तो दो नदियाँ इसमें मिल जाती है। और कहाँ पर? देवरिया बहराइच के पास इसमें राप्ती नदी मिलती है। फिर ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है इस नदी की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राप्ती नदी। राप्ती नदी की बात करें तो नेपाल के पिछले, क्योंकि ये कुछ जिलों में यूपी के कुछ जिलों में भी बहती है, इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग के लघु हिमालय श्रेणी के धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप से निकलती है। उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से जब हम MCQ बनाएंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। कौन सी सहायक नदी किसकी है? तो इसकी देखिए राप्ती की मुख्य सहायक नदी एक रोहिणी है, जो गोरखपुर में राप्ती के बाएं ओर से मिल जाती है। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर से बहती हुई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि गोरखपुर किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बहराइच नामक स्थान पर, यहाँ पर बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिल जाती है। यानी फाइनली ये आपकी घाघरा नदी में मिल गई। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप गंडक नदी देखते हैं, क्योंकि ये भी देखिए मुख्य रूप से यूपी के कुछ जिलों में बहती है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। और गंडक नदी भी आपका जो गंगा में मिलती है वो बिहार में जाकर मिलती है, ना कि यूपी के अंतर्गत। तो ये नेपाल के शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहलाती है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस नदी को शालिग्रामी नाम के या शालिग्राम नाम के से जाना जाता है? तो वो आपका गंडक नदी ही है। यहाँ पे देखिए गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे यह नाम दिया गया। इसी नदी में आपका कौन सा पत्थर मिलता है? शालिग्राम पत्थर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, शालिग्राम पत्थर आपका जो होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसकी दो मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा है। शिवालिक श्रेणी
को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है और नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों पर सीमा बनाती है। यानी दो जिलों पर सीमा बनाती है, किस पे? एक महाराजगंज और एक कुशीनगर। तो ये ध्यान रखिएगा, गंडक नदी जो है यूपी के दो जिलों की सीमा बनाती है। फिर आगे ये बढ़ती है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी कि गंडक नदी कहाँ पर मिलती है? पटना के निकट। और पटना के निकट ये बाईं तट से आने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। और दाहिनी तट से एक नदी जो मिलती है आपकी मुख्य रूप से पटना में, कौन सी है? सोन नदी है, जो कि यूपी से बहते हुए जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चंबल नदी की बात करें। अब यहाँ पर यमुना की ये सहायक नदियाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चंबल नदी की बात करें तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट स्थित जनाव पाव पहाड़ी से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमा पर बहती हुई आगरा इटावा के पास सीमा पर बहती हुई अररिया के मुरादगंज के पास इटावा के लगभग 40 किलोमीटर दूर मुख्य रूप से इटावा में पंचनदा स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, इटावा में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग वही नदियाँ देख रहे हैं जो यूपी के अंतर्गत बहती हैं। अब क्योंकि गंगा में इसके आगे भी नदी मिलती हैं, तो गंडक नदी यहाँ पर जो फाइनल नदी है जो यूपी में बहकर गंगा में मिलती है। तो यूपी से रिलेटेड हम नदियाँ देख रहे हैं। पूरी नदियाँ हम लोग इंडियन जियोग्राफी के चैप्टर में कवर करेंगे, वहाँ पर पूरे विस्तृत रूप से आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी चंबल नदी अब आ गई, ये जो कि यमुना के सहायक है। तो यमुना के सहायक नदियों में चंबल आती है। इसमें देखिए, ये आपकी इटावा के में मिल गई यमुना से चंबल नदी। काली सिंध हो गई, यहाँ पर पार्वती और बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भी इसकी सहायक नदियाँ अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफ़ी जनधन की हानि होती है। इसके अनियमित जलधारा के निकट के नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी नालिकाओं का निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से चंबल नदी, क्योंकि ये एमपी से बहते हुए आती है, तो एमपी का जो पठारी इलाका है और यूपी में भी कुछ पठारी इलाका आ जाता है, तो ये पूरी उसने क्या कर दिया है? अवनालिका बना दिया है। यानी गहरे गहरे पहाड़ों में, जो पठारों में है, नीचे गड्ढे कर दिए हैं। तो मुख्य रूप से ये भूल भुलैया की तरह आपका है। चंबल का आपने बीहड़ इलाका सुना होगा, वही पूरा है। और पेड़ भी ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे हैं, और पता नहीं चलता कि नदी बह कहाँ रही है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। पेड़ भी ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये बह के फिर यहाँ पर यूपी की तरफ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए, सिंध या काली नदी। अब ये यहाँ पर देखिए, दूसरी नदी जो है यमुना में मिलती है, वो सिंध या काली नदी के नाम से जानी जाती है। ये इसका जो जहाँ से ये निकलती है वो राजस्थान का टोंक जिला है। इसके अलावा ये निकलकर जगमनपुर जालौन के उत्तर में यमुना नदी से मिल जाती है। यानी जालौन में ये यमुना नदी से मिल जाती है, सिंध या काली नदी। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। बेतवा नदी की बात करें तो इसे संस्कृत में वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके कई आते रहते हैं, जैसे आपका कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है। अब हमीरपुर में नदी आपको बताना है, या पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है। यमुना में बेतवा नदी, तो आप हमीरपुर यहाँ पर आपको याद रखना होगा। तो हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है, बेतवा नदी। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, केन नदी। अब केन नदी की बात करते हैं तो केन नदी को संस्कृत में कर्णवती कहा गया है। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर ये बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यानी ये नदी आपका कहाँ मिल रही है? यमुना में, बांदा के निकट या बांदा के अंतर्गत जिले में, बांदा जिले के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, केन नदी आपकी हो गई। और क्रम ध्यान रखिएगा, कौन पहले है उसके बाद कौन है। यानी कि यदि कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाए कि जैसे इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ यमुना में मिलने वाली नदियों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले चंबल आपकी हो गई, उसके बाद जो यहाँ पर आपकी नदियाँ हैं तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर सिंध, बेतवा, केन, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टोंस नदी आती है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब ये जो टोंस नदी आती है, ये देखिए ये आपकी गंगा में मिलती है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो केन नदी तक यहाँ पर, उसके बाद हिंडन एक नदी आती है, यमुना मिलती है। लेकिन यहीं तक आपकी हुए जो नदियाँ यमुना मिलती हैं। उसके बाद अब बाएं तट पे यमुना से फिर ये मिलने वाली नदियाँ आ जाती हैं, जिसमें आपका टोंस है। तो टोंस जो नदी है, इसका उद्गम देखिए तमसा कुंड से होता है और इसका मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं, जिनमें बिहार जलप्रपात हो गया, यहाँ पर 110 मीटर ऊंचा है, बिहार जलप्रपात है ये। इसकी सहायक बेलन नदी पर भी 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये सिरसा यानी इलाहाबाद के पास में ये गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के पास में ये गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। अब सोन नदी, बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदी हम लोग देख रहे हैं। तो सोन नदी, ये देखिए, इसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ये अमरकंटक की पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको।
ये अपने मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। हिंडन नदी की बात की जाए तो यह शिवालिक की तलहटी से निकलकर सहारनपुर होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिलती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो नदी आपकी केन नदी थी, तो केन नदी के बाद जो आपकी नदी ये आती है वो आपकी यहाँ पर हिंडन नदी आती है। तो ये गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिल जाती है। यमुना में मिलने वाली नदी की बात करें तो ये आपकी नदियाँ यहाँ पर हो गई। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो मुख्य झीलें हैं, इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल में भी चर्चा की है जो सबसे इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इसके अलावा हमने पूरी लिस्ट भी दे रखी है जिसको आप देख सकते हैं कौन से ज़िले में कौन सी झीलें हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा दोस्तों हम बता दें, यदि आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की या आर ओ की, तो हमसे जुड़ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे सभी डिटेल दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे महत्वपूर्ण PDF और नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण नोटिस और इन्फॉर्मेशन भी यहीं मिलती रहती है, तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा चैनल भी यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। APS की भी बेहतरीन यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है आपकी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आपका आने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी APS में आने वाली है। और बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की, तो इसकी भी वैकेंसी आपकी जल्द देखने को मिलेगी। मुश्किल से यहाँ पर 1 महीने बाद आपको इसकी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, वीडियो में अभी बता देंगे आपको। उसके बाद इसकी वैकेंसी कब आ रही है वो हम बता देंगे। ग्रुप C भी आपकी भर्ती आने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो कब आ रही है सभी बातें हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे आपको, क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO का। और दोस्तों कोई भी आपको कोर्स की जानकारी चाहिए या टेस्ट सीरीज भी यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर झीलों को देखते हैं। तो झीलों में यहाँ पर देखिए, क्योंकि यूपी मुख्य रूप से बात करें तो मैदानी इलाका आपका लगता है, यहाँ पर झीलें और बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। फिर भी जो कुछ झीलें हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम झीलों के साथ साथ जो यहाँ पर कुंड है उनकी भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत झील की बात करें तो इसका ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि इसका निर्माण जो हुआ है झील का, ये कृत्रिम झील के रूप में हुआ है। झील मतलब वही आपका जो बड़ा सा तालाब होता है वो आपका यहाँ पर झील कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपका गोविंद बल्लभ पंत, यहाँ पर जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो ये झील है इसका निर्माण रिहंद बांध के रूप में हुआ है। यानी जो नदी पर, रिहंद नदी पर बांध बनाया गया, उसके पीछे जो नदी का स्रोत बन जाता है बड़ा सा, उसी को यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, रिहंद बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है आयतन के हिसाब से, और मुख्य रूप से ये कृत्रिम बांध है सबसे बड़ा। ये झील सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रामगढ़ ताल की बात करें तो रामगढ़ ताल गोरखपुर जनपद में स्थित है। यह झील का उल्लेख बौद्धकालीन ग्रंथ सीयूकी में भी किया गया है, जो कि ह्वेनसांग की रचना है। इसके अलावा यह राप्ती नदी के मैदान में मौजूद है। मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार राप्ती नदी की दिशा परिवर्तन के फलतः इसकी व्युत्पत्ति हुई, यानी कि कभी राप्ती नदी दूसरी दिशा में बह गई होगी, जिसके कारण यहाँ पर इस झील का निर्माण हो गया। अब राप्ती नदी उस दिशा में नहीं बह रही होगी उस झील के, तो ये ध्यान रखिएगा। रामगढ़ झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड इसको घोषित किया गया है। इसके अलावा बखीरा झील की बात करें तो ये संत कबीरनगर जनपद में स्थित है, और चारों तरफ से बखीरा पक्षी विहार स्थित है इसके, यानी बखीरा पक्षी विहार तो आपका संत कबीरनगर में है, और वहाँ पर बखीरा झील भी है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है भारत में, बाढ़ के मैदान में अवस्थित सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है ये। यहाँ पर देखिए, साइबेरिया में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी साइबेरियन जो पक्षी आते हैं वो बखीरा झील में ही आते हैं, यानी कि बखीरा जो पक्षी विहार है इसके अंतर्गत आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी ठंड पड़ती है जब साइबेरिया में, तब ये आ जाते हैं। उसके बाद जब साइबेरिया में गर्मी का मौसम होता है, रहेगा तो वहाँ पर ठंडा ही, क्योंकि साइबेरिया ऐसा इलाका है, बस गर्मियों में है कि कम ठंडी पड़ेगी, तो वापस ये लोग चले जाते हैं, ये साइबेरियन पक्षी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पार्वती अर्गा झील, तो ये गोंडा जनपद में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है। हाल ही में इसे रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड घोषित किया गया है। ये झील संकटग्रस्त गिद्धों और अन्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करती है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपके यदि हार्ड करना होगा तो वहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे। मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि आपका साइबेरियन जो प्रवासी पक्षी हैं वो किस झील या किस आपके कुंड के में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और किस जिले में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइबेरियन पक्षी जो बखीरा झील में आते हैं वो किस जिले में स्थित है, या संकटग्रस्त गिद्धों हेतु प्रसिद्ध झील कौन सा है, तो ये आपका पार्वती अर्गा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो सभी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। कीठन झील की बात करें तो इसे सूर सरोवर झील भी कहा जाता है, और ये काफ़ी आपके एग्जाम में आया है, सूर सरोवर झील, सूर सरोवर, ये काफ़ी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये बरुआ झील आपका है, ये झांसी जनपद में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसको ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा बनाई गई ये झील है। तो ये राजा उदित सिंह ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जनपद जो है ये आपका झांसी, इसको ध्यान रखिएगा। और बेतवा नदी के किनारे। समान पश्चिम बिहार की बात करें तो ये मैनपुरी जनपद में स्थित है। यह एक गोखुर झील है और जो मीठे पानी के धारण की हुई है, यानी मीठे पानी की एक गोखुर झील की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका समान पश्चिम बिहार झील हो जाता है। और यहीं पर ये आपका क्या है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राधा कुंड झील। राधा कुंड झील की बात की जाए तो मथुरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। पुराणों में इसका संबंध राधा और कृष्णा जी से है। झील के चारों ओर कुसुम झील, वैष्णव समुदाय के मतानुसार ये पवित्र झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समसपुर पश्चिम बिहार झील है, तो ये रायबरेली में स्थित है और ये दलदली झील है और रामसर साइट के अंतर्गत इसको दर्जा दिया गया है। सरसई नावर झील की बात की जाए तो इटावा जनपद में स्थित है। 12 दलदली झील है। ये झील मानसूनी वर्षा जल से प्राप्त करता है, यानी मानसून से वर्षा लेता है ये। और सारस क्रेन हेतु बेहतर संरक्षण स्थल है। तो कभी भी क्वेश्चन यदि आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन हेतु एक बेहतर संरक्षण हेतु किस झील के जाना जाता है, तो सरसई नावर झील आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन उसमें कई सारे दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। रामसर साइट के अंतर्गत भी इसको दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब झीलों को देखते हैं जो अलग अलग आपके ज़िले में स्थित हैं, तो इसको यहाँ पर लिस्ट के रूप में देख लेते हैं। रामगढ़ झील की बात करें तो गोरखपुर। बखीरा झील अभी आपने पढ़ा, संत कबीरनगर। करेला या इतौजा झील की बात करें तो लखनऊ। बड़ा ताल गोखुर झील की बात करें तो ये शाहजहाँपुर में है। सिरसी जलाशय की बात करें तो मिर्ज़ापुर में है। टांडी दरी ताल झील ये जो है ये आपकी ताल है, मिर्ज़ापुर में स्थित है। भूगे ताल या बिस्था ताल जो है वो आपका रायबरेली में है। लीलौर झील जो है बरेली में है। बेती या नैया झील जो है वो प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर जिरगो जलाशय जो है वो मिर्ज़ापुर में है। देखिए यहाँ पर सभी नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ के नाम यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। कुंदरा समुंदर है जो है उन्नाव में है। मोती और गौर झील जो है रामपुर में आपका है। शुक्रताल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर में है, इसको ध्यान रखिएगा आप। मोराज झील जो है वो आपका फतेहपुर में है। काठिम तले या सुर सरोवर झील ध्यान रखिएगा, इसको कीठम ताल भी कहा जाता है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो स्थित है वो सोनभद्र में स्थित है। इसके अलावा आंधी ताल जो स्थित है वो आपका यहाँ पर वाराणसी में है। राजा का बांध है सुल्तानपुर में। लौधी व भोजपुर ताल आपका है सुल्तानपुर में। दरवन झील है फैजाबाद में। बल्हा पारा ताल जो है और मोती झील ये दोनों आपके कानपुर में हैं। इसके अलावा सरसई नावर और भाखा झील ये आपका इटावा में हो गया। बरुआ सागर और भसेन जलाशय झांसी में हो गया। लक्ष्मी ताल सभी को पता है झांसी में ही होगा। इसके अलावा मदन सागर, रहेला सागर, विजय सागर ये सभी महोबा में हैं। फुलहर झील की बात करें तो पीलीभीत में है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दाहर और भिजवान झील है हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। नौह झील आपकी मथुरा में स्थित है। इसके अलावा राधा व श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, कोकिल कुंड ये सभी आपके गोवर्धन मथुरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम। इसके अलावा मानसी गंगा कुंड ताल या मानसी गंगा कुंड या ताल इसको कहा जाता है, कुसुम कुंड ये गोवर्धन मथुरा में ही है। प्रयाग झील, चित्तौरा झील ये बहराइच में स्थित है। तो दोस्तों ये पूरे आपके झीलें होती हैं, नदियाँ आपने पढ़ ही लिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स PDF यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।